यह कहानी है पहाड़ी इलाके में रहने वाली एक डाकिन की दो बेटियों की, जो पहाड़ से गुजरने वाले यात्रियों को जादू टोने से ठगकर उनका वध कर देती थी। पर फिर एक दिन एक ऐसा यात्री आया जिससे उनकी सारी किस्मत पलट गई। एक क्रोधी सम्राट ने अपने बेटे की किसी गलती के चलते उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार ने उदास मन से अपनी जीविका के लिए 3 मोती और थोड़ा सोना अपने साथ रख लिया और भारी दिल से अपने पिता के किले को अलविदा कह दिया। चलते चलते जब वह नगर से थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक ऋषि का कुटीर नजर आया। राजकुमार उस ऋषि को साष्टांग प्रणाम करके एक किनारे बैठ गया। जब ऋषि ने उसकी उदास मुखाकृति और शरीर पर मूल्यवान कपड़े देखे तो ऋषि ने उससे पूछा, पुत्र तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? राजकुमार ने कहा, महात्मन, मैं सम्राट विक्रमादित्य का पुत्र विक्रम सिंह हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य निकाला दे दिया है, इसलिए मैं विदेश जा रहा हूँ। मार्ग में आपकी कुटी दिखी तो सोचा आपके दर्शन कर लूं। ऋषि ने विक्रम सिंह की बात सुनकर कहा, बेटा तुम सदाचारी व्यक्ति हो और विदेश जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें 3 सलाह देता हूँ। तुम इन पर अमल करना। विदेश में ये सलाह तुम्हारे जरूर काम आएंगी। पहली यह कि विदेश में अकेले से अच्छा साथी होता है। दूसरी यह कि विदेश में किसी और के बनाए भोजन को मत ग्रहण करना। अगर करना भी पड़े तो पहले किसी पशु को चखा देना। तीसरी सलाह यह कि विदेश में किसी अन्य के बिछाए बिस्तर पर मत लेटना। अगर लेटना भी हो तो पहले उसे अच्छे से झाड़ लेना। ऋषि ने कहा, मेरी ये 3 सलाह हमेशा याद रखना। ऋषि की सलाह सुनकर ऋषि को प्रणाम करके राजकुमार विदेश की ओर चल पड़ा। जब चलते चलते कई दिन गुजर गए तो वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक बाज एक मेंढक के बच्चे को लेकर उड़ रहा है। संयोग से बच्चा उस बाज के पंजों से छूटकर गिर पड़ा। विक्रम सिंह ने मेंढक के तड़पते बच्चे को देखा तो उसे बड़ी करुणा हुई। उसने मन में विचार किया कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 फायदे होंगे। पहला तो इसके प्राण बच जाएंगे और दूसरा यह कि ऋषि द्वारा दी गई पहली सलाह भी पूरी हो जाएगी कि यात्रा में अकेले से बेहतर साथी होता है और इससे बातचीत करके समय भी सरलता से कटेगा। यह सब विचार करके विक्रम सिंह ने बच्चे को अपने साथ रख लिया। अब यात्रा में उसके साथ वह मेंढक का बच्चा भी था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार को एक सुंदर जगह दिखाई दी। उस जगह पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर मेंढक के बच्चे से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं। यह कहकर विक्रम सिंह एक वृक्ष के नीचे लेट गया। उसी वृक्ष के ऊपर एक बिच्छू और एक गिद्ध रहते थे। उन दोनों की आदत थी कि जब कोई यात्री उस वृक्ष के नीचे रुकता तो बिच्छू उसे डंक मारता और गिद्ध उसकी आंखें फोड़ देता। बिच्छू ने जब सोते यात्री को देखा तो वृक्ष से नीचे आया और राजकुमार को डंक मार दिया। बिच्छू के डंक मारते ही राजकुमार के प्राण निकल गए। कुछ समय बाद जब मेंढक की दृष्टि विक्रम सिंह पर पड़ी तो वह उसे मृत देखकर बहुत व्याकुल हुआ और विक्रम सिंह के ऊपर बैठकर विलाप करने लगा। तभी गिद्ध भी वृक्ष से नीचे उतरा और जैसे ही उसने विक्रम सिंह की आंखें फोड़नी चाहिए वैसे ही मेंढक ने छलांग मारकर गिद्ध की गर्दन को मुंह में दबा लिया। गिद्ध ने बहुत प्रयास किया मगर मेंढक ने उसे नहीं छोड़ा। तब गिद्ध ने बिच्छू को पुकारा। गिद्ध की पुकार सुनकर बिच्छू आ गया। उसने जोर से मेंढक की पीठ पर डंक मारा लेकिन मेंढक ने अपना मुंह अंदर कर लिया। बिच्छू ने कई बार मेंढक की पीठ पर डंक मारा किंतु हर बार मेंढक अपना मुंह छिपा लेता। जब बिच्छू का मेंढक पर नियंत्रण नहीं हुआ तो उसने मेंढक से विनती की कि तुम मेरे साथी को छोड़ दो। यह सुनकर मेंढक बोला, नहीं, तूने मेरे साथी को डंक मारा है, अब मैं भी तेरे साथी का प्राण लूंगा। तू मेरे साथी को छोड़ दे तो मैं तेरे साथी को जिंदा कर दूंगा। यह कहकर बिच्छू ने डंक वाली जगह पर मुंह रखकर विक्रम सिंह के शरीर से जहर चूस लिया और बोला, अब तो मेरे साथी को छोड़ दो। मेंढक ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ी चेतना आ रही है और उसका विष उतर रहा है तो उसने गिद्ध को मुक्त कर दिया। जब विक्रम सिंह को होश आया तब मेंढक ने उसे बिच्छू के डंक मारने की पूरी घटना बताई। मेंढक की बात सुनकर तुरंत विक्रम सिंह के मन में ऋषि की दी गई पहली सलाह कौन थी। सोचा, ऋषि की एक सलाह तो उपयोगी सिद्ध हुई कि अकेले से बेहतर साथी होता है। मन ही मन उसने ऋषि को आभार दिया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों बाद जब वे नदी के तट पर पहुँचे तब मेंढक के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा घर आ गया है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊं। उनसे अलग हुए बहुत समय हो गया है, वे बहुत दुखी हों। विक्रम सिंह ने उसे जाने की अनुमति दे दी और खुद रात को वहीं नदी के किनारे उस जंगल में रुक गए। जिस जंगल में राजकुमार रुका हुआ था उसी जंगल में थोड़ी दूरी पर एक डाकिन का परिवार रहता था। डाकिन की 2 पुत्रियां और 3 पुत्र थे। उसकी बड़ी पुत्री जादू विद्या जानती थी। जब भी कोई पथिक उस जंगल से गुजरता और उसके पास कोई मूल्यवान वस्तु होती तो डाकिन की बड़ी पुत्री अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर उसे कई दिनों बाद बड़े खजाने की सुगंध मिली। उसने अपनी माँ से कहा, लगता है कि इस जंगल में एक पथिक आया है, उसके पास 3 मोती हैं। यदि तुम लोग उस पथिक को यहाँ लाओ तो उनसे मोती लेना मेरा काम है। यदि वे मोती हमें मिल गए तो हम जीवन भर सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस पथिक को मत मारना, उसे जीवित ही पकड़ ला। डाकिन अपने पुत्रों के साथ तुरंत उसकी खोज में निकल पड़ी। वे थोड़ी दूर ही गए होंगे कि उन्होंने देखा एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यही वह पथिक होगा जिसके पास मोती हैं। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी पुत्री के सुपुर्द करके बोले, इससे मोती निकलवाना अब तेरा काम है। डाकिन की बड़ी पुत्री ने पूरे विश्वास से कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं इससे मोती निकलवा लूंगी। डाकिन की छोटी पुत्री ने जब विक्रम सिंह को देखा तो वह मन से उस पर आसक्त हो गई। पहली दृष्टि में ही वह अपना हृदय उस युवा राजकुमार को सौंप बैठी। भाइयों के भय से कुछ कह न सकी लेकिन मन ही मन उसे बचाने की योजना बनाने लगी। कुछ समय बाद डाकिन की बड़ी पुत्री ने भोजन बनाया और उसमें विष मिला दिया। वही भोजन उसने विक्रम
सिंह को परोसा। जब थाली विक्रम सिंह के सामने आई तो उसने खाने के लिए टुकड़ा तोड़ा। जैसे ही उसे खाने लगा तभी उसे ऋषि की दी गई दूसरी सलाह याद आई। उसने थाली से थोड़ा सा भोजन निकालकर बिल्ली के सामने फेंक दिया। जैसे ही उस भोजन को बिल्ली ने खाया वह तत्काल मर गई। यह देखकर विक्रम सिंह ने भोजन नहीं किया। उसने मन में सोचा कि ऋषि की दूसरी सलाह भी उपयोगी हुई। अपनी इस योजना को विफल होते देख डाकिन की बड़ी पुत्री को बहुत क्रोध आया, पर वह अपने क्रोध को दबा गई। उसने विक्रम सिंह के सोने के लिए बिस्तर तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ पथिक, ऊपरी कक्ष में तुम्हारे लिए बिस्तर बिछा दिया है, अब तुम विश्राम करो। कई दिनों की यात्रा से थके राजकुमार जब ऊपर आए तो उसे सुंदर धुली चादर बिस्तर पर बिछी दिखी। सोचा जो हुआ सो हुआ, कई दिनों बाद शांत नींद तो मिलेगी। वह जैसे ही बिस्तर पर बैठने लगा तो उसे ऋषि की तीसरी सलाह याद आई कि विदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वह बिस्तर पतले धागों से बना था जिसके नीचे गड्ढा था। विक्रम सिंह ने देखा गड्ढे में बड़े बड़े जलते कोयले धधक रहे हैं। सोचा ऋषि की तीसरी सलाह भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन ऋषि का धन्यवाद किया और पास पड़ी पुरानी खाट पर लेट गए। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार शांत नींद की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से दूर थी। अब तो उसे अपनी जान की चिंता थी। सोचने लगा आज की रात बचना कठिन है। तभी डाकिन की छोटी पुत्री अवसर पाकर आई और बोली, हे प्रियतम, मैं तुम पर प्राणों से मोहित हूँ, लेकिन आज की रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की पारी है। किसी भी तरह आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो। कल मेरी पारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित बचा लूंगी। इतना कहकर डाकिन की छोटी पुत्री चली गई। जब सभी ने भोजन कर लिया तो डाकिन की बड़ी पुत्री ऊपरी कक्ष में गई। सोचा अब तक तो पथ जलकर भस्म हो चुका होगा, पर जैसे ही वह कक्ष में प्रवेश की और देखा कि पथिक पूरी तरह सुरक्षित पुरानी खाट पर लेटा है तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। तुरंत उसने खंजर निकाला और गुस्से से बोली, हे पथिक, या तो अपने तीनों मोती मुझे अभी सौंप दे, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगी। उसी क्षण विक्रम सिंह को ऋषि की तीसरी सलाह याद आई कि यदि शत्रुओं के जाल में फंस जाओ तो जहाँ तक संभव हो कोमलता और ज्ञान की बातों से अपना लक्ष्य प्राप्त करो। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर ऋषि की तीसरी सलाह भी आजमानी चाहिए। विक्रम सिंह ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास मोती नहीं है। यदि तू मुझे मार देगी तो वैसा ही पछताएगी जैसे व्यापारी अपने घोड़े को मारकर पछताया था। लड़की क्रोध में बोली, कौन व्यापारी और कौन सा घोड़ा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तब राजकुमार बोला, तुम नहीं जानती तो सुनो लड़की, एक व्यापारी था जिसने एक घोड़ा पाला था। वह घोड़ा बहुत बुद्धिमान था जिसे व्यापारी अपनी संतान से अधिक प्रेम करता था। एक समय ऐसा आया कि एक महामारी के कारण व्यापारी का पूरा परिवार उस महामारी का शिकार हो गया और व्यापारी की अरबों की संपदा भी बिक गई। व्यापारी अपने घोड़े को लेकर दिल्ली में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 5,000 के बदले अपना घोड़ा गिरवी रखने को कहता है। उस समय 5,000 बहुत बड़ी धनराशि थी। पहले तो साहूकार ने व्यापारी को मना किया, पर फिर कुछ विचार कर उसने व्यापारी को 5 लाख दे दी। कुछ ही समय गुजरा कि एक रात साहूकार के घर लुटेरे घुस आए। व्यापारी का घोड़ा सब गतिविधि देख रहा था। सोचा अगर मैं चिल्लाया तो परिवार के सभी लोग जाग जाएंगे और ये लुटेरे उनका भी वध कर देंगे। वह चुपचाप उन्हें देखता रहा। जब लुटेरे साहूकार के घर से चुराया हुआ धन लेकर निकले तो घोड़ा चुपके से उनके पीछे चल पड़ा। साहूकार के पास इतना धन था कि लुटेरे उसे निकाल तो ले आए, पर अब उनसे वह लेकर चलना मुश्किल हो रहा था। दिन निकलने के नजदीक था। लुटेरों ने सोचकर उस धन को एक झील में छिपा दिया। सोचा बाद में आराम से निकाल लेंगे। घोड़ा लुटेरों की सारी चालबाजी देख चुपचाप वापस घर लौट आए। सुबह हुई तो साहूकार के घर हाहाकार मच गया। पता चला कि चोर सारा धन ले गए। साहूकार रो रो कर बेहाल था। पड़ोसी उसे सांत्वना दे रहे थे। साहूकार ने रोते हुए कहा, मैंने सुना था व्यापारी का घोड़ा बहुत चतुर है, पर यह नमक हराम तो एक बार भी नहीं बोला। तभी व्यापारी का घोड़ा उस साहूकार की चादर पकड़कर खींचने लगा। घोड़े की हरकत देख पास खड़े एक बुद्धिमान व्यक्ति ने साहूकार से कहा, साहूकार जी, यह घोड़ा कुछ बताना चाहता है, हमें इसकी माननी चाहिए। और सभी लोग घोड़े के पीछे चल पड़े। सबको लेकर घोड़ा उसी झील के पास पहुंचा जहां रात लुटेरों ने सारा धन छिपाया था और झील में घुसकर सोने की थैली मुंह में दबाकर बाहर आया। तुरंत साहूकार के सेवक झील में कूदे और चुराया हुआ सारा धन निकाल लिया। सब देख साहूकार आंसुओं से घोड़े से कहता है, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें बहुत बुरा कहा। साहूकार ने वहीं पत्र मंगवाया और व्यापारी के नाम पत्र लिखा, भाई व्यापारी, तेरे घोड़े ने मेरे 5,000 पूरे कर दी। मैं तेरे घोड़े को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और भी 5, 10, 200,000 की आवश्यकता हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने चतुर घोड़े को मेरे पास छोड़ने के लिए हृदय से तुम्हारा आभार। साहूकार पत्र घोड़े के गले में बांध उसे नम आंखों से विदा करता है। घोड़ा भटकते हुए जब 3-4 दिन बाद व्यापारी के पास पहुँचता है तो घोड़े को आते देख व्यापारी के शरीर में आग लग जाती है। कहता है, मैं तुझे साहूकार के पास गिरवी रखकर आया था और तू वहाँ से भाग आया। तूने मेरी अपमान करवा दिया। क्रोध में अंधा हुआ व्यापारी तुरंत बंदूक निकाल घोड़े को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी नजर घोड़े के गले में बंधे पत्र पर पड़ती है तब व्यापारी वह पत्र निकाल पड़ता है। पत्र पढ़ते ही व्यापारी फूट पड़ता है। वह चीख चीख कर खूनी आंसू रोता है, पर अब क्या हो सकता था। व्यापारी की कहानी सुनाकर विक्रम सिंह डाकिन की पुत्री से कहता है, एक और कथा सुनो लड़की। अब एक सम्राट के पास एक बहुत बुद्धिमान
प्रशिक्षित मैना थी। वह बहुत चालाक थी। एक दिन सम्राट मैना को अपने साथ यमुना स्नान को ले गया और उसे किनारे पर बिठाकर खुद स्नान करने लगा। तभी मैना की नजर जीवन फल पर पड़ी जो पास ही नदी में बहता जा रहा था। वह उसे नदी से बाहर निकाल लाई और सम्राट के आने पर उसे वह जीवन फल देते हुए बोली, महाराज यह जीवन फल है, इसे खा लीजिए। सम्राट ने कहा, मैं अकेला जीवन फल खाकर क्या करूंगा, अपने उद्यान में लगा दूंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब पूरे परिवार को खिलाकर अमर कर दूंगा। यमुना स्नान से लौटकर सम्राट ने वह फल माली को देकर कहा, इस फल को उद्यान में लगा दो। कुछ ही दिनों में पेड़ बड़ा हो गया, उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे नाग ने सूंघ लिया, जिससे वह विषैला हो गया। अनभिज्ञ माली वह जीवन फल लेकर सम्राट के पास आया। सम्राट फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ सोचकर वह फल पहले बिल्ली को खाने को दिया, क्योंकि सम्राट बड़ा नीतिवान और विचारशील था। वह जानता था कि बिना जांचे किसी भी चीज को खाना उचित नहीं होता। सम्राट ने जैसे ही वह फल बिल्ली को खिलाया, बिल्ली मर गई। यह देखकर सम्राट ने गुस्से में अपनी मैना से कहा, धोखेबाज मैना, तू हमें विष देकर मारना चाहती थी। यह कहकर सम्राट ने क्रोध में आकर मैना को मार डाला और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर बाड़ लगा दो ताकि कोई इसका फल न खा सके। एक दिन उसी नगर में एक सास बहू में भयंकर झगड़ा हुआ। बूढ़ी घर से निकलकर बोली, आज मैं सम्राट के उद्यान में जाकर विष वाला फल खा लूंगी। यह कहकर वह उद्यान में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वह 18 वर्ष की युवती बन गई। जब सम्राट को यह खबर मिली तो उसे पूरी बात समझते देर न लगी। सम्राट को बड़ा अफसोस हुआ। वह बोला, वाकई यह जीवन फल ही है, मैंने व्यर्थ ही इतनी चतुर मैना को मार डाला। इतनी कहानियाँ कहते कहते भोर हो गए। तब डाकिन की पुत्री ने विक्रम सिंह से कहा, आज तो तूने मुझे कथाओं में उलझाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की पारी है, वह तुझे कतई जीवित न छोड़ेगी। जब डाकिन की छोटी पुत्री को पता चला कि विक्रम सिंह जीवित और पूरी तरह ठीक है तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपर से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं आज इससे मोती लिए बिना न छोड़ूंगी। दिन ढला और रात हुई। तब डाकिन की छोटी पुत्री विक्रम सिंह के पास गई और बोली, ईश्वर का धन्यवाद कि तुमने चतुराई से अपनी जान बचा ली। विक्रम सिंह बोला, तुम सब ऐसा क्यों करती हो? तब डाकिन की छोटी पुत्री बोली, हमारी तो यही परंपरा है कि मेरे भाई और माँ यात्रियों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें अपनी कुशलता से उनसे माल हथिया कर उन्हें खत्म कर देती हैं। फिर वह बोली, पर तुम फिक्र मत करो, अब मेरी पारी है और मैं तो हृदय से तुम्हारी सेविका हूँ, तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। यह सुनकर विक्रम सिंह बोला, प्रिय, तुम भी मुझे पहली नजर में भा गई थी। मन करता है कि हर क्षण तुम्हारे साथ रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी नहीं हो, तुम एक सदैव हृदय वाली स्त्री हो, तुमसे मेरा कुछ भी गुप्त नहीं है। उसकी बात सुनकर डाकिन की पुत्री ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी गुप्त नहीं, तो फिर वे मोती कहाँ हैं? विक्रम सिंह ने कहा, वे तीनों मोती मेरी कमर में हैं, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुन डाकिन की छोटी पुत्री बोली, प्रियतम, वे मोती तुम्हें ही शुभ हो, मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषी हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। यह सुन विक्रम सिंह बोला, जो कुछ तुमने कहा वह सब सही है, लेकिन ये प्रेम और स्नेह की बातें सब व्यर्थ रह जाएंगी जब हमारे शरीर में जीवन ही न रहेगा, क्योंकि जब तुम्हारी माँ और भाइयों को पता चलेगा तो हम दोनों की भलाई नहीं। तब डाकिन की पुत्री बोली, तुम चिंता न करो, मेरे पास इसका भी समाधान है। आज रात सब सोने के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं दूर बसेंगे जहाँ मेरी माँ और भाई कभी न पहुँच सके। विक्रम सिंह बोला, पर ये सब कैसे होगा? बोली, यहाँ से निकलने का एकमात्र तरीका है। मेरी माँ के पास 2 घोड़ियाँ हैं, एक तो दिन भर में 50 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 80 कोस चलती है। तुम उनमें से तेज वाली को खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन बांध लूंगी। जब आधी रात हुई तब विक्रम सिंह घोड़ी खोलने गए। विक्रम सिंह घोड़ी तो ले आया, लेकिन जल्दी में वह तेज के बजाय धीमी को ले आया। डाकिन की पुत्री बहुत सा धन लेकर घोड़ी पर सवार हो गई और दोनों चल पड़े। घोड़ी जब चलते चलते 50 कोस पहुंची तो जंगल में रुक गई। बीच जंगल में घोड़ी को रुकी देख विक्रम सिंह और डाकिन की पुत्री के होश उड़ गए। डाकिन की पुत्री बोली, विपदा हो गई, तुम रात के अंधेरे में तेज घोड़ी की जगह धीमी ले आए। मेरी माँ और भाई आने ही वाले होंगे, वे हमें नहीं बख्शेंगे। इधर जब सुबह हुई तो डाकिन ने देखा कि उसकी पुत्री और यात्री दोनों लापता हैं। उसने सोचा, निश्चय ही वह दुष्ट मेरी पुत्री को भगा ले गया है। अस्तबल में जाकर देखा तो पाया कि धीमी घोड़ी गायब है और तेज वाली मौजूद है। सोचा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और घोड़ी पर सवार होकर उसने उसे तेज दौड़ा। थोड़ी देर में जंगल के उस स्थान पर पहुंची जहां विक्रम सिंह और उसकी पुत्री रुके थे। विक्रम सिंह ने जब उसे आते देखा तो बहुत घबरा गया और बोला, देखो तुम्हारी माँ आ रही है, अब उससे जान कैसे बचाएंगे? लड़की ने कहा, मत घबराओ और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जाओ उस वृक्ष पर चढ़ जाओ। जब मेरी माँ तुम्हें पकड़ने आएगी और वृक्ष पर चढ़ेगी तो मैं चुपके से तेज घोड़ी पर सवार होकर उसे तुम्हारी शाखा के नीचे खड़ी कर दूंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना, इस तरह हम दोनों सुरक्षित निकल जाएंगे। यह सुनकर विक्रम सिंह तुरंत वृक्ष पर चढ़ गया। तब तक डाकिन भी वहाँ पहुँच गई। माँ को देख उसकी पुत्री ने रोते हुए कहा, माँ जी, ये दुष्ट मुझे छल से यहाँ ले आया, आप इसे मत छोड़ना। यह सुन क्रोध से लाल हुई डाकिन विक्रम सिंह को वृक्ष पर चढ़ा देख घोड़ी से उतरी और उसे पकड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगी। माँ के घोड़ी से उतरते ही अवसर देख डाकिन की पुत्री घोड़ी पर चढ़कर उसे विक्रम सिंह की शाखा के नीचे वृक्ष के पास ले आई। विक्रम सिंह तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। विक्रम सिंह के बैठते ही डाकिन की पुत्री ने घोड़ी दौड़ा दी। डाकिन हाथ मलती रह गई। डाकिन की पुत्री और विक्रम सिंह कई दिनों का सफर तय कर एक नगर में पहुंचे और दोनों वहां रहने लगे। वहां विक्रम सिंह डाकिन की पुत्री के साथ सुख से दिन बिताता रहा और जब उसके
उसके राज्य निकाले की मियाद पूरी हो गई, तब वह उसे लेकर अपने राज्य लौट गया और उसके साथ विवाह कर सुखी जीवन जिया। निष्कर्ष, विक्रम सिंह और डाकिन की पुत्री की यह कथा हमें सिखाती है कि स्नेह और भरोसे का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। जब बुद्धि, संयम और निस्वार्थ स्नेह एक होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, सही फैसला, धीरज और आपसी भरोसा हमें हर मुसीबत से उबार सकता है।